हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी गुड एंड बहुत अच्छा आप अपनी पढ़ाई में कर रहे होंगे, नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो उसी सीक्वेंस में आज की हमारी लर्निंग इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर होने वाली है, जो बीकॉम सीए वगैरह के बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। इनकम टैक्स में प्रीसीडिंग लेक्चर्स काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन उसमें से आज का जो टॉपिक है इनकम के हेड्स के अंदर एक इनकम का हेड आता है कैपिटल गेन्स, राइट। आप सबको मालूम है कि इनकम टैक्स में मैंने बताया कि इनकम टैक्स में हमारा 90% टाइम इनकम के बारे में पढ़ने में जाता है, क्लियर। और 10% टाइम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में जाता है कि ये कैलकुलेट एग्जैक्टली होता कैसे है, ठीक है। और जब हम इनकम के बारे में पढ़ते हैं तो इनकम को इनकम टैक्स में 5 हेड्स में क्लासीफाई किया है। पहला हेड हम पढ़ते हैं सैलरीज, जिसको सेक्शन 15, 16, 17 में एक्सप्लेन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा एक्ट हम पढ़ते हैं, दूसरा जो हेड ऑफ इनकम हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा सेक्शन 22 से लेकर 27 तक एक्सप्लेन किया गया है। तीसरा हेड जो इनकम का हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में पढ़ते हैं, वो 28 से लेके 44 सेक्शन तक एक्सप्लेन किया गया है, राइट। फोर्थ हेड है इनकम का हमारा, जो इंपॉर्टेंट हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, 45 से 55 सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। फिर इसके बाद भी यदि कुछ रह जाता है तो हमारे फिफ्थ हेड में आता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाता है। सेक्शन 56 से लेके 59 तक उसको एक्सप्लेन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किया गया है। और ये मैंने सेक्शन बोल दी तो बच्चे घबरा गए होंगे, ये स्टार्टिंग ही ऐसी होगी कि सेक्शन बहुत सारी बोल दी मैंने, कैसे याद रहेंगी। अब ऐसा नहीं है कि वन गो में कुछ याद हो जाता है या मुझे वन गो में कुछ याद हो गया, राइट। धीरे धीरे चीज़ें हम पढ़ते हैं और उसके रिपीटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब वो जाकर हमारे लिए ईजी होती हैं, क्लियर। मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक ही बार में सारी सेक्शन बता रहा हूँ। आप पहली बार सुन रहे हो तो धीरे धीरे आप उसको सुनोगे, बार बार फिर रिपीट करोगे, रिपीटेशन जितना होगा उतना वो चीज़ें आपके लिए ईजी होती चली जाएंगी। तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप उसको लिख देना और रिवीजन करते रहना। और जैसे जैसे अब जैसे आज मैं कैपिटल गेन के बारे में डिस्कस करूँगा, तो आज कैपिटल गेन की जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, और जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ सेक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ लॉजिक या उसको सिंपल बनाने वाली बात है वहाँ उस तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, हालांकि प्रीसीडिंग ईयर्स में भी मैंने इसका जो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स आपको मालूम है कि रिवाइज होती रहती है, तो अभी इस टॉपिक को आज हम सीखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर। हर साल रिवाइज होती है, तो 2020 से 21 के लिए हम सीखने वाले हैं, ठीक है। इनकम टैक्स की सेकेंड हैंड बुक नहीं चलती, फर्स्ट हैंड ही चलती है, राइट। ये डिफरेंस है इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में और अदर सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें कंटेंट चेंज हो जाता है। तो सेकेंड हैंड की तरफ जाना नहीं है, किसी के बहकावे में आना नहीं है, कैपिटल गेन्स के बारे में ध्यान से पढ़ना सुनना सीखना है, राइट। तो कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स मतलब गेन्स माने फायदे से मतलब है, कैपिटल से मतलब कैपिटल एसेट से है, राइट। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन आपका दो टाइप का होता है, एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आप पूछोगे साहब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे आता है, राइट, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आता है। शॉर्ट टर्म से ये बात तो समझ में आ रही है कुछ टाइम का चक्कर है, लॉन्ग टर्म से भी बात समझ में आ रही है कुछ टाइम का चक्कर है। कैपिटल गेन क्या चीज है, कैपिटल गेन आपको होता है कोई भी कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करते हो प्रीवियस ईयर में। अब ये प्रीवियस ईयर क्या है, हर वर्ड हमें अपने आप में एक्सप्लेनेशन मांगता है यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है 2019 टू 2020। अगर मैं इस असेसमेंट ईयर इस साल में बात करूंगा, राइट, इस साल में, तो मैंने पिछले साल
1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में कुछ भी कारनामे करे हैं कमाने से रिलेटेड, वो सारे अगर मेरे को प्रॉफिट दे रहे हैं या लॉस दे रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, उस सब का चार्जेबिलिटी टैक्स का इस साल आता है करंट असेसमेंट ईयर में। अगले साल फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, अगले साल असेसमेंट ईयर 21-22 हो जाएगा तो हमारा प्रीवियस ईयर 20-21 हो जाएगा। तो हर साल चेंज होता है, तो हर साल एक्सप्लेनेशन इसकी ढंग से समझनी जरूरी है। तो हमारे कैपिटल गेन स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहाँ से आता है? कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है उसको बेचने से आपको कोई फायदा हुआ, राइट, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उसको बेचने से, ट्रांसफर करने से कोई फायदा हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। तो इसमें हमारा बाय ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर बोल रहे हैं हम सेल नहीं बोल रहे। सेल तो गुड्स की होती है, राइट। कोई भी कैपिटल एसेट्स होती हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है, उनकी ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है। आज मेरे नाम पे, कल मैं आपके नाम कर दूंगा, राइट। तो बाय ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है बाय ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मुझे कैपिटल गेन समझना है तो मुझे मालूम है 2 टाइप है, और कैपिटल गेन समझना है तो मुझे मालूम है कैपिटल एसेट को बेचने पे आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पे आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पे आता है, राइट। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इस मतलब मेरे को अभी कैपिटल एसेट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कैपिटल एसेट। अब कैपिटल एसेट समझना है मुझे, तो कैपिटल एसेट क्या चीज होती है? ये 2 टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में हम किसे इंक्लूड करते हैं? देखिए, कोई भी एसेट जो बिल्डिंग नहीं है, जमीन नहीं है, या लैंड एंड बिल्डिंग कंबाइंड नहीं है, राइट, या वो शेयर डिवेंचर नहीं है, क्लियर, म्यूचुअल फंड नहीं है, म्यूचुअल फंड की यूनिट नहीं है, इन सब के अलावा कोई चीज है, तो उसके लिए टाइम पीरियड है 36 महीने का, राइट। कोई भी कैपिटल एसेट जो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, या फिर वो आपका जो है शेयर्स, म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो उसके लिए टाइम पीरियड है 36 महीने से कम का, लेस देन 36 मंथ, राइट, लेस देन 36 मंथ्स आपने रखी है बेचने से पहले। मतलब जब से खरीदी है वहां से टाइम काउंट होता है। जब जिस ईयर में बेची है, जिस साल में बेची है, वहां तक का टाइम काउंट होता है। खरीदने की डेट से ट्रांसफर करने की डेट तक कितने टाइम आपके पास एसेट रही, वो मतलब है। तो 36 महीने से कम रही तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, और 36 महीने से ज्यादा रही तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। लेकिन इसमें क्या नहीं इंक्लूड करते? हम नहीं इंक्लूड करते शेयर, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड की यूनिट, कोई जीरो कूपन बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी चीज जो शेयर है, सिक्योरिटी है, म्यूचुअल फंड है, जीरो कूपन बॉन्ड है, तो एटसेट्रा लिख देता हूं इसके आगे। यूटीआई के यूनिट्स हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसने म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेके आया था। तो इसलिए इनकम टैक्स में उसको मेंशन किया है कि यूटीआई की यूनिट्स। तो स्टार्टिंग से चलते आ रही है ये बात, इस तरीके से की जाती है। तो कोई भी शेयर, म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड और आपका जो है यूटीआई की यूनिट्स, अगर आपने 12 महीने से कम टाइम के लिए रखी हैं, इनके लिए टाइम पीरियड है हमारा 12 महीने से कम, टाइम पीरियड है हमारा 12 महीने से कम, लेस देन 12 मंथ्स। अच्छा, एक बात सुनिए, कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जो अनलिस्टेड होती हैं। अनलिस्टेड का मतलब क्या है? वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसकी खरीद बेच स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो रही, उसकी स्टॉक एक्सचेंज में खरीद बेच नहीं हो रही, तो हम उसको अनलिस्टेड मानते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड नहीं है ट्रेड के लिए, सेल परचेज के लिए, तो हम उनको अनलिस्टेड मानते हैं। तो अनलिस्टेड जो भी शेयर्स हैं या फिर सिक्योरिटीज़ हैं ऐसी, और इसके साथ में या तो ज़मीन है, लैंड है, या फिर बिल्डिंग है,
या फिर दोनों, लैंड एंड बिल्डिंग, या लैंड या फिर बिल्डिंग, या फिर लैंड और बिल्डिंग दोनों, ठीक है। इन चीज़ों के लिए टाइम पीरियड है 24 महीने का हो गया है। पहले क्या होता था कि दो ही कॉन्सेप्ट थे, एक 36 महीने का था, एक 12 महीने का था, क्लियर। लेकिन 2017 से अमेंडमेंट हुआ है, राइट, 17 से अमेंडमेंट हुआ है, 3 पार्ट कर दिए हैं। तो इन दोनों एसेट के अलावा कोई भी एसेट है, कोई गोल्ड है, ज्वेलरी है, उसको आप 36 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए रखकर ट्रांसफर कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 36 महीने से ज़्यादा रखकर ट्रांसफर कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर वो शेयर है, म्यूचुअल फंड है, जीरो कूपन बॉन्ड है, यूटीआई की यूनिट्स हैं और 12 महीने से कम रखकर ट्रांसफर कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ज़्यादा रखकर ट्रांसफर कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर वो लैंड है, बिल्डिंग है, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग कंबाइंड है, या फिर अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी हैं, तो आप 24 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए रखकर ट्रांसफर कर रहे हो प्रीवियस ईयर में तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और उससे ज़्यादा रखकर ट्रांसफर कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ये बात आप ढंग से समझ लीजिए, क्लियर। तो अभी मैं इसको ऐसे एरो बना के छोड़ देता हूँ, बात शायद आप समझ गए होंगे। बात वही रहेगी, ये बाइफर्केशन कर दिया मैंने, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बात हो गई और शॉर्ट टर्म के लिए बात हो गई। इज दैट ओके? अब ये आगे देखिए, ये तो हमने क्या पहचाना केवल कि कैपिटल एसेट कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कैपिटल एसेट में हम लोग ना पर्सनल एसेट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। पर्सनल एसेट्स कौन सी होती हैं? पर्सनल एसेट्स का मतलब ये है कि मेरे पहनने के कपड़े, खाने पीने के बर्तन, राइट, और कोई बेड है, घर का फर्नीचर है, कुछ भी। लेकिन हम पर्सनल एसेट्स में से एक्सक्लूड करेंगे ज्वेलरी किसी भी टाइप की को, उसको हम कैपिटल एसेट ही मानेंगे। अंगूठी में पहना हुआ हूँ, ज्वेलरी है, राइट। चेयर अंदर पहना हुआ हूँ, ज्वेलरी है, राइट। घर में कोई मान लीजिए आपके पेंटिंग रखी हुई है बहुत बड़ी, आपने कहीं से खरीदी और बड़े किसी पेंटर ने बनाई, तो वो भी कैपिटल एसेट हम मानते हैं। एंटिक आइटम है कोई भी, राइट, तो वो भी हम कैपिटल एसेट मानते हैं क्योंकि उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। कोई आप कहीं एग्जीबिशन लगी थी, वहाँ से कोई चीज़ खरीद लाए, फिर उसके बाद में आपने उसकी ऑक्शन करी और वो एक्स्ट्रा में बिकी, तो वो कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन होगा, उससे ज़्यादा आप कुछ मिला उसकी खरीदने की वैल्यू से। और बात ये है कि कुछ एसेट्स होती हैं बिजनेस की एसेट्स भी कैपिटल एसेट मानी जाती हैं। जैसे मशीन है आपके पास, अब हर साल आप उसमें डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, क्लियर, हर साल आप उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो उसकी रिटन डाउन वैल्यू निकल के आ रही है। 1,00,000 रुपये की मशीन थी, 10% डेप्रिसिएशन लगा दी, 90,000 रह गई, फिर 10% लगाई 9,000 रुपये, तो वो रह गई 81,000। इस तरीके से हर साल डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ रही है। आपको सवाल में जब वो दी है तो फिर वो कब खरीदी है इसका मतलब नहीं है, उसकी रिटन डाउन वैल्यू आज प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में कितनी है और फिर आपने कितने में बेचा, राइट। रिटन डाउन वैल्यू प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में कितनी है, मान लीजिए 50,000 रुपये है और वो खरीदी चाहे 5,00,000 रुपये में थी आपने 10 साल पहले। रिटन डाउन वैल्यू इस साल के स्टार्टिंग में, हमारे प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में 50,000 रुपये है और आपने उसे 70,000 रुपये में बेचा, तो उसका जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म ही होगा। मतलब यहाँ पर एक शॉर्टकट ये बात आप याद रख सकते हो कि जब भी रिटन डाउन वैल्यू क्वेश्चन में दियो तो वो उसका और सेल प्राइस का डिफरेंस हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरफ ले जाएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की तरफ ले जाएगा। रिटन डाउन वैल्यू से कम में बेचा लॉस, ज़्यादा में बेचा प्रॉफिट या गेन, क्लियर। गेन बोलते हैं हम यहाँ पर, कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से प्रॉफिट नहीं बोलते। प्रॉफिट तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का आइटम है। एक और बात समझनी है, मैंने अभी रिपीट करता हूँ क्या क्या समझाया है आपको। मैंने आपको समझाया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ये बातें आपने अभी समझी हैं। फिर मैंने कहा कि कैपिटल एसेट में हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, पर्सनल एसेट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, स्टॉक इन ट्रेड को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? जिस चीज़ का मैं बिजनेस करता हूँ वो स्टॉक इन ट्रेड होता है। स्टॉक, द गुड्स आई हैव, आई ट्रेड इन दैट, वो स्टॉक इन ट्रेड होता है। जिस चीज़ को मैं बेचता हूँ, खरीदता हूँ, व्यापार करता हूँ, मुनाफा कमाता हूँ, वो स्टॉक इन ट्रेड होता है। कैसे हम इस चीज़ को डील करेंगे सुन लीजिए। अभी मान लीजिए ऐसा भी होता है कि जैसे सिंपल सी बात ये, मेरा बिजनेस मान लीजिए ज्वेलरी का है
और मैं अपनी दुकान बेच रहा हूँ तो कैपिटल गेन होगा, दुकान बेचने से जो भी एक्स्ट्रा मिला मेरे को। लेकिन ज्वेलरी बेचने से मुझे मिलेगा जो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ तो मैं जो भी दुकान है, मकान बेचूंगा, वो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट लॉस लेके आएगा। लेकिन उसके अदर हैंड हम गुड ज्वेलरी वगैरह बेचेंगे, वो हमारा कैपिटल गेन देगी हमको। ठीक है, एक और टॉपिक है इसके अंदर जो समझना चाहिए आपको, वो ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास साल के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए के शेयर्स थे, साल के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2019 को मेरे पास 1 लाख रुपए के शेयर्स थे। ठीक है, और मैंने अभी 6 महीने बाद, 6 मंथ्स के बाद ये डिसाइड किया कि मैं शेयर ब्रोकर बन जाऊंगा। ठीक है, शेयर ब्रोकर बन जाऊंगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल शेयर हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, राइट, जमीन हो सकती है। तो अभी मेरा एग्जाम्पल शेयर्स का ब्रोकर बनने का लिया है। तो मैंने ये डिसीजन लिया 30 सितंबर 2019 को, और इस डेट पर जब मैंने ये डिसीजन लिया उस टाइम पर इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब इस डेट पे अगर मैं 1 लाख रुपए के शेयर को बेच दूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, राइट, दैट इज द फेयर मार्केट वैल्यू। जस्ट सपोज वो मेरी है 1,30,000 रुपए, और फाइनली मैंने इन शेयर्स को जाके बेचा सपोज फरवरी 15, 2020 को सेल कर दिया मैंने इनको। कितने में किया? 1,35,000 में। तो यहां स्टेज हो गई, मैंने खरीदे कितने के? 1 लाख रुपए के। बिजनेस में कब कन्वर्ट किए? 30 सितंबर को। फिर उसके बाद फाइनली कब बेचे? 15 फरवरी को। तो जो चीज आपके पास है, अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं इसका बिजनेस करूंगा, तो जिस डेट पे आप डिक्लेयर कर रहे हो उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू और उसकी कॉस्ट जितने में खरीदी थी, उन दोनों चीजों का जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल गेन होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा दैट शैल बी योर कैपिटल गेन। अब आप देख सकते हो कि ये 1 लाख रुपए के शेयर है 1 अप्रैल 19 को आपके पास, फेयर मार्केट वैल्यू यहां पर है, मतलब 1 अप्रैल 19 को खरीदे ही है, सपोज दैट। तो अब आपने 30 सितंबर को बेच दिए, मतलब 12 बेचे नहीं है, बिजनेस में कन्वर्ट करें, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करें, तो यहां से यहां तक का जो गैप है मेरा 30,000 रुपए का, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। मैं इसको शॉर्ट टर्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो टाइम गैप है ना वो 12 मंथ से कम है। क्लियर? तो टाइम गैप कितना है? 12 मंथ से कम है। अब इसके बाद इसको मैं फाइनली कितने में बेच रहा हूं? 1,35 में। अब इन दोनों का डिफरेंस, ये स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड, ये क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। तो बिजनेस के स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से जो भी मेरी सेल परचेज होगी या ट्रेडिंग होगी वो मेरे को रिजल्ट करेगी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस। तो 1,30,000 रुपए का स्टॉक मैंने 1,35 में बेचा, तो यहां पर मुझे जो 5,000 रुपए का फायदा हुआ वो प्रॉफिट है मेरा। वो कौन से हेड में आना है? बिजनेस एंड प्रोफेशन में आना है, कैपिटल गेन नहीं है वो। 4-5 हेड मैंने आपको बताए हैं, सैलरी का बताया, हाउस प्रॉपर्टी का बताया, बिजनेस प्रोफेशन का बताया, कैपिटल गेन का बताया, अदर सोर्सेस का बताया। तीसरा हेड है बिजनेस प्रोफेशन का, उसमें आएगा ये, लेकिन वर्किंग ये दोनों इस चैप्टर में दिखाई जाएंगी। ठीक है, क्लियर? अभी समझते हैं हम कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एग्जैक्टली कैलकुलेट करने का फॉर्मेट क्या होता है। एग्जैक्टली अगर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है। अभी हम ये समझ चुके कि हमारा जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पे होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पे होता है। हम ये भी समझ चुके कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हम किसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हम किसे कहते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाया करिए जिस टाइम पर हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, राइट, तब आपके बेनिफिट में वो चीज़ रहेगी। क्लियर? और नहीं तो रिप्ले बार बार आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो कंप्यूटेशन कैपिटल गेन आप शॉर्ट टर्म पढ़ो चाहे लॉन्ग टर्म, ये हमारा कौन सा हेड है? फोर्थ हेड है, फोर्थ हेड ऑफ इनकम। ठीक है, दूसरी बात,
कहाँ कवर्ड है? अंडर सेक्शन 45 to 55 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये दो फीचर हैं, आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अभी बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? इस तरीके से स्टेटमेंट हम बनाते हैं। क्लियर? तो उस स्टेटमेंट में एक एक करके हम सारी बातों को लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रांसफर प्राइस या ट्रांसफर वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पे आपको कितने पैसे मिले, दैट यू हैव टू राइट फर्स्ट। राइट? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट शेयर है तो उसको बेचने पे कितने पैसे मिले, जमीन है, मकान है, दुकान है तो उसको बेचने पे कितने पैसे मिले। बेचने से मतलब हम नॉर्मली समझने के लिए बेचना बोल सकते हैं, लेकिन कैपिटल गेन्स का जो लॉजिक है या एसेट्स का जो लॉजिक है वो ट्रांसफ़र होती है। आप जैसे रजिस्ट्री कराने जाते हैं तहसील में, तो आप पूछता है कोई मकान कितने का बेच दिया, वो एग्जैक्टली बेचा नहीं है आपने, आपको बेचने का राइट नहीं है, आप उसका बिजनेस नहीं करते, वो ट्रांसफ़र होता है आपके नाम से किसी दूसरे के नाम पर। वो कोई गुड्स नहीं है। गुड्स जिसका आप बिजनेस करते हैं केवल उसको बोला जाता है कि आप उसको बेच रहे हैं। क्लियर? ट्रेड उसमें होता है। तो ट्रांसफर प्राइस ऑब्लिक वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इसमें से हमें लेस करना होता है सबसे पहला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, इससे भी पहले वो आ जाएगा एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली incurred for this transfer। मतलब वो सारे खर्चे जो पर्टिकुलर इसी सेल से रिलेटेड है। राइट? कौन से हो सकते हैं? किसी को आपने ब्रोकरेज दी, दलाली दी, राइट? कोई एग्रीमेंट कराया था, उसके स्टाम्प के खर्चे हैं, किसी को कमीशन दिया आपने, उसका खर्चा है, और कोई लीगल एक्सपेंसेस है कोई सा भी, तो वो सारी चीज़ें हम लेस करेंगे यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ब्रोकरेज हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? स्टाम्प हो सकता है। और क्या हो सकता है? लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आप खर्चे इसमें से लेस करोगे। ये क्यों लिखा है एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली? इसका मतलब है वो खर्चे जो एग्जैक्ट इसी सेल से रिलेटेड है, किसी और चीज़ से रिलेटेड नहीं है। घर के खर्चे नहीं लिखोगे इसमें, जो चीज़ कैपिटल एसेट बेची उसी के खर्चे से मतलब है। तो नेट ट्रांसफ़र प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट ट्रांसफ़र प्राइस। इसमें से लेस करोगे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? नए टर्म जरूर हैं लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बेसिक ही है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में आपने उसे खरीदा था, प्राप्त करने की लागत। मकान ट्रांसफ़र किया है तो मकान को खरीदा कितने में था, राइट? तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। दूसरा आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये क्या है साहब? ये तो चलो मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए का अपना मकान बेचा प्रीवियस ईयर में, चलो 5,000 रुपये के खर्चे भी हो गए, और 5,000 रुपये के खर्चे घटाकर मेरे पास 9,95,000 रुपये बच भी गए। और मान लिया कि ये मकान मैंने, अब मैं मकान की बात कर रहा हूँ तो मैं टाइम 24 महीने का ध्यान रखूँगा ना, ठीक है? अभी 24 महीने के अंदर ही मैंने उसको ख़रीदा था, खरीदने की डेट से 24 महीने से कम टाइम तक रखकर मैंने उसको बेच दिया। तो मान लीजिए उसको मैंने ख़रीदा था 8 लाख रुपए का। तो ये आपका जो है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये होता है कि उसमें मैंने कुछ रिपेयर कराई, उसमें मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन और करा दिया, उसको और बढ़ा लिया, वो चीज़ होती है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट।
सपोज 1 लाख रुपए का मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट में खर्चा कर दिया, तो टोटल मुझे जो खर्चा पड़ा 9 लाख रुपए का पड़ा, ठीक है, खरीदने की लागत में लाके और इम्प्रूवमेंट की लागत में लाके। तो टोटल 95,000 बचा केवल। ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। क्या है ये? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, अब इसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं, सीए के पास जाते हैं, नहीं तो सीधे टैक्स लग जाएगा। जो भी रेट चल रही होगी 20-30%, मान लो 20% भी लगाऊं तो 19,000 चले जाएंगे अभी, राइट। तो यूँ लगता है साहब इतना बड़ा सौदा किया, इतनी भागदौड़ हुई, तुरंत चले जाएंगे जेब से। तो क्या करें, बचाओ इसको। तो इनकम टैक्स जो एक्ट है उसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, तो वो ये कभी नहीं चाहती कि आप पूरा टैक्स दो। वो कहते हैं आप कोई स्कीम्स बता रखी हैं, वहाँ पे पैसे लगा दो। तो आपको 3 सेक्शन बता रखी हैं जिनमें अगर आप पैसे लगा देते हो तो ये 95,000 रुपये पे टैक्स जो लगना है वो बच जाएगा आपका। तो उसमें हम कहते हैं एग्जेम्पशन एंड रिलीफ में आ रही है वो, इस चैप्टर के अंदर लेस एग्जेम्पशन बोलते हैं उसको हम, कर से राहत, एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54B, 54D एंड 54G। ये कुछ एग्जेम्पशंस हैं, राइट। ये कंपलसरी एक्विजिशन के लिए, ये आपका जो है लैंड के लिए। अभी जल्दी जल्दी बोलूंगा तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आगे डिटेल में इन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। तो इनमें पैसा अगर आपने लगा दिया तो जितना पैसा लगा दिया उतने की आपने टैक्सेबल इनकम अपनी कम कर ली। क्लियर? उतने की आपने अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर ली, और फिर आपका जो बचा हुआ नेट अमाउंट है वो आपका कहलाएगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी, ये आपकी कहानी हुई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के फॉर्मेट की। अब थोड़ा ब्रीफ अगर मैं बोलूं कि मैंने आज क्या बात की है, आज मैंने बात की है कैपिटल गेन के टाइप्स। कैपिटल गेन कैपिटल एसेट से होता है, कैपिटल एसेट के टाइप, कौन सी चीज़ें हम कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं करते हैं, और कितने तरीके से कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट डिस्कस किया है, आगे लॉन्ग टर्म का भी करेंगे। अभी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।